हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और उसके एक्टिवेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं में एक चीज़ था विटामिन और कोएंजाइम। कोएंजाइम ज़्यादातर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि विटामिन होता क्या है, तो विटामिन बेसिकली दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहले बताएं व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स essential for the normal growth and development required in tiny amounts। बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, essential होते हैं for growth and development of any system। They cannot be synthesized by mammalian cell and they should supply in the diet। मतलब अपने आप शरीर में नहीं बनते, इनको डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है। तो नाउ वी कम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है विटामिन सी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक सिंगल विटामिन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। नंबर वन इज thiamine, which is also called as B1, riboflavin B2, niacin, pantothenic acid, pyridoxine which is called as B6, biotin which is B7, folic acid which may called B11 and sometimes B9, कहीं कहीं पे आपको B9 भी दिखेगा, और कोबालामिन B12। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड वन मोर इज विटामिन सी। ठीक है, तो ये फैट्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, एग्जामिनर आपके बारे में पूछता है कि कौन कौन से होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो B1 B2 मत बताइएगा, सीधे उनका नाम बताइएगा। ठीक है, उनको गिनती एग्जामिनर्स को नहीं चाहिए होती है। और सेकेंड क्लास इज विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आज हम शुरुआत करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन से। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? दे आर इसेंशियल, दे कंटेन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, नॉन एंजाइम एनर्जी प्रोड्यूसिंग, मतलब इनसे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है लेकिन ये बहुत सारे रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत टाइनी अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर स्टेबल और बायो अवेलेबिलिटी होती है इनमें, जो हमें फूड के थ्रू या बाहर से मिलती है, ज़्यादा लेने पे टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चीफ फंक्शन क्या होता है? इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं बी कॉम्प्लेक्स जो कि कोएंजाइम का काम करते हैं। देयर चीफ फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट एज कोएंजाइम which are thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid and biotin. They all are involved in energy metabolism. Vitamin B6 involved in protein metabolism. Folate and vitamin B12 involved in cell replication. And therapeutic doses of niacin lowers the cholesterol. So vitamin B complex is very important for body function। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में डिफरेंस क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम विटामिन बी भी लेंगे और विटामिन सी लेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन बी एंड सी they absorb directly into the blood, whereas fat soluble vitamin goes first to the lymph then the blood। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? they travel freely vitamin B and vitamin C and whereas fat soluble vitamin require many protein carriers। स्टोरेज कैसे होता है? विटामिन बी एंड सी
सर्कुलेट फ्रीली इन द वाटर फिल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड इन द सेल एसोसिएटेड विद द फैट, केवल उन्हीं सेल्स में स्टोर होते हैं जो जिनमें की जो एसोसिएट करते हैं फैट से। एंड हाउ दे एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन सी, किडनी डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सेसिव यूरिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हम ले लेंगे तो वो किडनी के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। जबकि फैट सॉल्युबल vitamins आर लेस readily excreted and tend to remain in fat storage site. ये जल्दी excrete out नहीं होते फैट सॉल्युबल विटामिन। टॉक्सिसिटी पे आते हैं अब हम। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी possible to reach toxic level when consumed from the supplements, and fat soluble vitamin likely to reach toxic level when consumed from the supplement. And कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन नीडेड इन फ्रीक्वेंट डोजेस 1 to 3 days और फैट सॉल्युबल विटामिन नीडेड इन पीरियोडिक डेजेस, मतलब वीक, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, इस तरह से लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विदाउट coenzyme compound A, B, D don't respond to the enzyme। यहाँ पे एंजाइम को देखिए, अगर इनको विटामिन बी नहीं मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, कभी भी एंजाइम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, पेरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट देखिए यहाँ पे, पेरिडॉक्सिल पायरो PLP जो लिखा हुआ है, नियासिनामाइड का NAD होता है, THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये सारे कोएंजाइम्स हैं। B12 साइनोकोबालामिन और B12, ठीक है, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं जो कि बहुत सारे पाथवेज में यूज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में होते हैं, TCA साइकिल में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ NAD, PLP, B12, THF और FMN, NADP, ठीक है। तो they are very important for the activation of enzyme in all the processes occurring in the body. Now we come on the thiamine. थियामीन का दूसरा नाम है विटामिन B1 एंड व्हाट इज द चीफ फंक्शन इन द बॉडी, पार्ट ऑफ कोएंजाइम TPP, मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और सोर्सेज क्या हैं थियामीन के, होल ग्रेन, फोर्टिफाइड और एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट, मॉडरेट अमाउंट इन ऑल द न्यूट्रिशियस फूड, पोक एंड इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। अगर हम इनको गरम ज्यादा कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे आर प्रेजेंट इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल pork, hot dog and many things, enriched with the bread and grains, whole grains, green beans, milk, orange juice, organ meat, peanut, dried beans and seed. Thiaminase found in raw fish destroys thiamine. Thiaminase is the enzyme which present in the raw fish and destroy thiamine. RDA for thiamine मतलब recommended daily allowance for thiamine is, according to 1998, 1.1 milligram per day for women, 1.2 milligram per day for men. Daily value on food label is 1.5 milligram. Most exceed RDA in the diet. Low income people and older people may barely meet needs. जिनका इनकम कम होती है और elderly people इनकी जरूरत कम पूरी कर पाते हैं।
क्योंकि ये जनरली हाईली प्रोसेस्ड एंड अनएनरिच्ड फूड, शुगर, फैट, अल्कोहल में होते हैं। सल्फर इज रैपिडली लॉस्ट इन यूरिन, नॉन टॉक्सिक, नो अपर लेवल, मतलब अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाटर बायोकेमिकल फंक्शंस, they contains sulfur and nitrogen group, destroyed by alkaline and heat. They act as coenzyme for many enzymes. Number 1, for releasing the energy from carbohydrate, CO2 is released from a larger molecule and glucose metabolism. तो थियामीन का मेन काम ये है एज द कोएंजाइम। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या मैनिफेस्टेशन होंगे? बेरी, ठीक है, बेरी होती थियामीन की कमी से, और वेट और ड्राई, दो तरह की बेरी होती है, वेट विद एडिमा एंड ड्राई विद मसल वेस्टिंग, ओके। एंड प्रॉब्लम ज्यादातर होती है साउथ ईस्ट एशिया में, where diet is high in polished rice. Symptoms क्या होते हैं? Muscular weakness, apathy, poor short-term memory, anorexia and weight loss. Anorexia मतलब भूख कम लगना, and toxicity symptoms अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। वेट में एडिमा है और ड्राई में मसल वेस्टिंग। नाउ वी कम ऑन द अल्कोहल एंड थियामीन। Alcoholics are at greatest risk for thiamine deficiency because absorption and use of thiamine are profoundly diminished and excretion is increased by alcohol consumption. जब वो अल्कोहल लेना अच्छी बात नहीं है। पुअर क्वालिटी डाइट मेक्स इट वर्स। अगर आपकी डाइट बहुत बुरी है तो ये कंडीशन और बुरी हो जाती है। लिटिल स्टोर्ड इन बॉडी, सो अल्कोहलिक्स बिंग ऑफ 1 to 2 weeks may result in deficiency. Now we come on the pantothenic acid. Other name is vitamin B5. एडल्ट्स के लिए 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी जरूरत होती है और चीफ फंक्शन इन द बॉडी एज द पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इजीली डिस्ट्रॉयड बाय फूड प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेस फूड में आपको पैंटोथेनिक एसिड डिस्ट्रॉयड मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पैंटोथेनिक एसिड? नंबर 1, significant sources are widespread in the food: organ meats, mushroom, avocados, broccoli, whole grains, and from every side, milk, liver, peanut, and eggs. Recommended daily allowance for pantothenic acid are adequate intake 5 मिलीग्राम पर डे। अगर हम 5 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं तो वो ठीक है, और डेली वैल्यू 10 मिलीग्राम। एवरेज इंटेक मीट्स बाय एवरेज इंटेक we can take very easily. What's the biochemical function? First, as I have already told you, is the part of coenzyme A, essential for metabolism of CHO. What is CHO? Aldehyde, carbohydrate, fat, protein, and deficiency is very rare क्योंकि ये easily available है। यूजली इन कॉम्बिनेशन विद अदर डेफिशिएंसी। बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ ही इसकी डेफिशिएंसी मिलती है, वैसे बहुत रेयर है।
और कोई टॉक्सिसिटी अभी तक नोन नहीं है। जनरली वाटर सॉल्युबल विटामिन से टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। द इम्पोर्टेंट कोएंजाइम डेरिवेटिव्स आर एसिटाइल CoA, सक्सिनाइल CoA, HMG CoA and acyl CoA. Deficiency manifestations. Gopalan's burning food syndrome is manifested. उसमें क्या होता है? Paresthesia, burning and lightning pain in lower extremities. अक्सर आपने सुना होगा कि पैरों में बहुत जलन हो रही है, ठीक है, तो वो इसकी कमी से होती है। स्टैगरिंग गेट ड्यू टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, आपकी चाल में फर्क दिखने लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आगे हम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे और विटामिन सी इंडिविजुअल प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू। हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी विटामिन सीरीज में पिछली बार मैंने 2 बताए थे, इस बार है राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको हम बता चुके हैं पहले कि ये होते क्या है ना। तो 2 तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। आप अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल। पिछली बार हमने बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, विटामिन बी, बाकी तो सब है, विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, सी, सो ऑन। तो इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विटामिन बी के अंदर और भी बहुत सारे सब विटामिन होते हैं, जैसे थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। ठीक है, तो इस बार हम कवर करेंगे राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। क्लासिफिकेशन भी आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस स्लाइड में देख लेना, हम लिंक दे देंगे उसकी। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं ये भी पहले बता चुके हैं और इस सेम लिंक में आपको ये भी मिल जाएगा। इम्पोर्टेंस देख चुके हो आप लोग, जैसे विटामिन B6 इन्वॉल्वमेंट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, folate and vitamin B12 involved in cell replication and therapeutic doses of niacin lowers the cholesterol. Now we come on the vitamin riboflavin. इसका दूसरा नाम है विटामिन B2। B1 कौन सा था सोच के रखिएगा। और चीफ फंक्शंस हैं इसके, नंबर 1, दे आर पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कोएंजाइम क्या है ये आपको पहले मिल जाएगा। तो FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यूज्ड इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी बनती है, उनमें ये राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम काम आते हैं। अब राइबोफ्लेविन के सोर्सेज क्या हैं? सबसे बड़ा सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट, जिसमें योगर्ट और चीज़ आते हैं। एनरिच्ड और होल ग्रेन्स में रहते हैं, लीवर में रहते हैं, इजीली डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट एंड इरेडिटेशन। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये अल्ट्रावायलेट लाइट से, यूवी लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है इनका? मेन में 1.3 मिलीग्राम पर डे, मतलब एक दिन में 1.3 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। वोमेन में 1.1 मिलीग्राम पर डे की। अब इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज समझ लीजिए, ये सारा होता है विद इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जहाँ पे FAD कन्वर्टेड टू FMN and FMN in turn is converted to free riboflavin by FMN phosphatase. ACE मतलब एंजाइम, हर एंजाइम के एंड में एज आता है एक्सेप्ट प्रोटियोटिक एंजाइम।
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए FAD पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि FAD को FMN में कन्वर्ट करती है और FMN फॉस्फेटेज फॉर्म्स राइबोफ्लेविन। ओके, और ये प्रोसेस जो है ये इंटेस्टाइन में होता है और स्टमक में क्या होता है, राइबोफ्लेविन अटैच टू प्रोटीन may be freed by the action of hydrochloric acid। सभी को पता है कि स्टमक में बहुत सारा HCl होता है और HCl का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन में। तो राइबोफ्लेविन अटैच टू प्रोटीन may be freed by the action of hydrochloric acid which is secreted within the stomach by gastric and intestinal enzymatic hydrolysis of the protein। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में, वेयर राइबोफ्लेविन इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, बाय अ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय फ्लेवोकाइनेज एंड रिक्वायरिंग ATP। तो यहाँ पे आप देखिए राइबोफ्लेविन बना रहा है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। तो जहां भी ATP आ रहा है और कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वहां पे वर्ड आएगा काइनेज। ठीक है, whereas at the serosal surface most of the FMN is dephosphorylated by a non-specific alkaline phosphatase 2 riboflavin which enters portal blood for transfer to the liver। अब ये liver में जाएगा। The vitamin is converted into FMN in the liver and to its other coenzyme derivative, for example FAD, flavin adeno-dinucleotide is predominantly flavoenzyme in the tissues। यहाँ पे आप देखिए कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड in the presence of FAD synthetase and ATP forms FAD। FMN and FAD are the coenzyme for wide variety of oxidative enzyme and remain bound to the enzyme during oxidation reduction reaction। इन दोनों का oxidation reduction reaction में बहुत बड़ा हाथ है। Now we come on the flavins। Flavin acts as oxidizing agent which has an ability to accept a pair of hydrogen atoms। The isoalloxazine ring is reduced and yielding the reduced form of flavoprotein which can be found in FMNH2 and FADH2। These are the biochemical function and mechanism of action। अब आए डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन पे, मतलब अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो कौन कौन से डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन दिखती हैं। ठीक है, इन्फ्लेम्ड आईलिड, आईलिड के ऊपर स्वेलिंग होने लगती, सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब धूप बहुत लगती है, धूप से सेंसिटिव हो जाते हैं, रेडनिंग ऑफ द कॉर्निया, आँख की कॉर्निया अक्सर लाल हो जाती है, सोर थ्रोट, गला सूख रहा होता है, क्रैक्स एंड रेडनेस ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, मतलब माउथ के कॉर्नर पे रेडनेस होती है या क्रैक होती है। नेक्स्ट, पेनफुल स्मूथ पर्पलिश रेड टॉन्ग, अक्सर आप देखते हो सुबह की, अब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नर ऑफ द माउथ पे रेडनेस और क्रैकीनेस रहता है बहुत। जब से मैंने राइबोफ्लेविन के कैप्सूल लेने शुरू किए प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। पेनफुल स्मूथ पर्पलिश रेड टंग, जबान पे दर्द होना, मतलब कुछ भी खाना खाओ तो लगता है कि नहीं कड़वा लग रहा है, ज़्यादा कड़वा लग रहा है, दैट मे बी ड्यू टू ऑफ दिस। इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन लीजन covered by the greasy scale, ये भी है inflammation characterized by skin lesion covered by greasy scale। अगर आपके कहीं छोटा सा भी इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो स्किन लीजन कवर्ड होता है ग्रीसी से स्केल, मतलब ग्रीस की तरह स्केल्स जो है उससे कवर होता है।
और टॉक्सिसिटी कोई रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा भी खा लें रेगुलर 1 महीना तक तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके यूरिन के थ्रू क्रॉस हो जाएगा. So these are the symptoms. Here you can see. देखिए बच्चे के मुंह के आसपास पूरा कटा हुआ है. सेम ऐसे हमारे भी है, हम कभी पिक्चर डालेंगे, अभी हो गया है कुछ दिन से. ओके, अब इनका सिनोनिम्स. अब आते हैं विटामिन नियासिन. अभी हम बात कर रहे थे किसकी, राइबोफ्लेविन की, अब हम कर रहे हैं नियासिन की. तो नियासिन also called as nicotinic acid, nicotinamide, niacinamide and vitamin B3. और इसका प्रिकर्सर मतलब किस चीज से बनता है, प्रिकर्सर्स की शुरुआत, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, डाइट्री ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन से इसकी सिंथेसिस होती है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नियासिनामाइड? वो है मिल्क, एग, मीट, पोल्ट्री, फिश. Cool whole grain and enriched bread and cereals, or nuts, and all protein containing foods. Recommended daily allowance for men is 16 milligram NE per day, और women में 14 milligram NE per day. Upper level for adults is 35 milligram per day. Now we come on the absorption and transport of and storage of niacinamide. They are readily absorbed from the stomach and small intestine. अब वो एब्जॉर्ब तो हो गए स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है. ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू ऑल टिश्यू वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम. लिवर में रहता है और लिवर से ये सारे टिश्यूज में जाता है, वहां ये कन्वर्ट हो जाता है कोएंजाइम. ठीक है. नाउ व्हाट आर द बायोकेमिकल फंक्शन? चीफ फंक्शन क्या है? NAD and NADP are the core part of coenzyme. पार्ट ऑफ कोएंजाइम बहुत ज़रूरत होती है बहुत सारी एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, NAD एंड NADP का. नेक्स्ट फंक्शंस आर, यहाँ पे देखिए NADPH जनरेटिंग रिएक्शंस, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको अपने आप याद रखना होगा. नाउ वी कम ऑन द डेफिशिएंसी सिम्टम. इसकी कमी से कौन से सिम्टम आ जाते हैं? पेलाग्रा, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा. वाइड स्प्रेड इन साउथ बिफोर 1920, वेयर डाइट इज हाई इन कॉर्न एंड लो इन द प्रोटीन. जहाँ की डाइट में कॉर्न ज़्यादा है और प्रोटीन और कम है. अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या है कि अगर ये विटामिन कम है तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं. उसके बाद इन्फ्लेम्ड, सोलन, स्मूथ, ब्राइट रेड टंग, डिप्रेशन, एपैथी, फटीग, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैश ऑन एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट. मतलब डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग होती है इसकी कमी से. टंग्स में सूजन हो जाती है, ब्राइट रेड कलर की हो जाती है. डिप्रेशन होता है, फील होता है, फटीग लगती, थकान बहुत जल्दी लगता है, सब कुछ बहुत जल्दी भूल जा रहा है, और हेडेक. बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैशेस ऑन द एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट, वो एरिया जो सन से एक्सपोज होते हैं वहां पे बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैश हो जाता है. ठीक है, तो वो ठीक चीज नहीं है ज़्यादा. टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, वहाँ तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स था कि अगर कम है तब कौन से सिम्टम्स आएंगे और अगर ज़्यादा है तब क्या होगा. तो पेनफुल फ्लश, बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन, हाइव्स एंड रैश. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नायासिन फ्लश. एक्सेसिव स्वेटिंग होती, बहुत पसीना आता, ब्लड विजन एंड लिवर डैमेज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट.
ये आज के लिए था, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, होपफुली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और यूजफुल होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मेरी सीरीज चल रही है वाइटामिन्स के बारे में। तो अभी तक दो वाइटामिन्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन एंड बायोटिन। ये पीपीटी हमारे एमबीबीएस के बच्चों के लिए, या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या एमएससी पीएससी के बच्चों के लिए बेस लाइन के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अब आज हम शुरू करते हैं पायरिडॉक्सिन एंड बायोटिन। दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये इनका मेन फंक्शन है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। बहुत सारे उसके लिए एंजाइम्स के लिए ये कोएंजाइम का काम करते हैं। तो विटामिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड। आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई एक विटामिन एक ही फूड में ले सकते हैं, या सारे विटामिन्स हमें एक ही फ्रूट में मिल जाएंगे, एक ही तरह के फूड में मिल जाएंगे। अलग अलग विटामिन्स के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप सारी चीज़ें खाएं, चाहे तो मॉडरेट अमाउंट में खाएं, चाहे मिनिमम में, पर खाना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर से विटामिन बी ना लेना पड़े। तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, which is also called as pyridoxine. Vitamin B6 is used to collectively represent the three compounds, namely pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. ठीक है, विटामिन B6 is collectively represent three compounds, namely pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. Active form of pyridoxine is pyridoxal phosphate PLP। वो बहुत सारे एंजाइम्स में कोफैक्टर का काम करता है। ओके, तो PLP pyridoxal phosphate बहुत सारे एंजाइम के लिए कोएंजाइम का काम करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है? डाइटरी सोर्सेज है, rich sources are dried yeast, rice polishing, wheat germs, cereals, legumes, oil seeds, egg, milk, meat, fish and green leafy vegetables। ये बहुत बड़ा सोर्स है इनका। लेकिन आप कहें कि अब पहले जैसे मैंने बताया कि हर विटामिन के लिए रिच सोर्स कहीं और कुछ अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब पर डे हमें कितना रिक्वायरमेंट होती है इसकी। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B6 इज रिलेटेड टू डाइटरी प्रोटीन इनटेक एज इट इज इन्वॉल्व्ड एज कोएंजाइम इन मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। कितना प्रोटीन हम डेली ले रहे हैं उस हिसाब से हमें विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होगी। फिर भी एडल्ट में 2 मिलीग्राम पर डे और इन्फेंट्स छोटे बच्चों में 0.3 to 0.4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अब इसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा देख लें। विटामिन B6 कंपाउंड्स आर पायरिडीन डेरिवेटिव। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन 4th पोजीशन इन द पायरिडीन रिंग। पायरिडीन रिंग पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं एट पोजीशन 4th ऑफ कार्बन 4। ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। पायरिडॉक्सल में एल्डिहाइड और पायरिडॉक्सामीन में अमीन। नाम से ही पता चल रहा है, अगर कार्बन 4th पायरिडीन रिंग के 4th कार्बन पे पायरिडॉक्सिन में एल्कोहल लगा रहता है, पायरिडॉक्सल में एल्डिहाइड एंड पायरिडॉक्सामीन में अमीन।
ग्रुप अटैच होता है एट द 4th पोजीशन ऑफ कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडॉक्सिन। आजकल स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। 1 2 3 4, ये है हमारा 4th पोजीशन, ठीक है। 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और 4th कार्बन। तो 4th कार्बन पे जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा उसका जैसे ये पायरिडॉक्सल Al ग्रुप एल्डिहाइड है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम है 4,5 बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 मिथाइल पायरिडीन 3 ऑल। अब इसका कोएंजाइम फॉर्म है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। कोएंजाइम वो होते हैं, अगर आपको याद होगा, कोएंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में काम करते हैं। एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, प्रॉपरली एक्टिव करने के लिए जरूरत होती है। आप मेरे एंजाइम वाले पीपीटी को देख लीजिएगा। व्हाट आर बायोकेमिकल फंक्शंस? पहला फंक्शन ट्रांस एमिनेशन, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर। दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। और यूज होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की सिंथेसिस और हीम सिंथेसिस में एंड प्रोडक्शन ऑफ नियासिन। तो इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं ट्रांसएमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, synthesis of sulfur containing amino acids in the heme synthesis and production of niacin। अब डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दिख जाती हैं। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब स्किन से रिलेटेड चेंजेस, और हिमेटोलॉजिकल चेंजेस, ब्लड में चेंजेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं? स्किन मोटी हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अलग से स्किन इसकी दिखती है, और हिमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट इज द बायोटिन। बायोटिन का नाम बहुत बार लोगों ने सुना होगा, और आजकल तो डॉक्टर्स को बताते हैं। अगर आप उनके पास जाओ कि मेरी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो वो तुरंत बायोटिन कैप्सूल या टैबलेट्स आपको बता देते हैं। इसका सिनोनिम्स है बायोस। बायोस के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन H, विटामिन 7 एंड कोएंजाइम R। इसके ही सिनोनिम्स हैं बायोस, विटामिन H, vitamin 7 and coenzyme R, and also anti-egg white injury factor। कई बार आप लोग सुनते हैं कि लोग कच्चा अंडा खा के बीमार हो गए, तो कभी भी कच्चा अंडा हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे की कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन ये इसका सिनोनिम एक एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी होता है। अब वो क्यों होता है अभी बताते हैं। बायोटिन इज अ सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें सल्फर ग्रुप भी होता है। In the old literature, biotin was known as anti-egg white injury factor. Biotin was isolated in 1942 by Vincent du Vignaux, who was awarded Nobel Prize in 1955. What are the dietary sources of biotin? नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट, जो आपके गट में, डाइजेस्टिव गट में नॉर्मल फ्लोरा होता है, उससे भी वो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बायोटिन प्रोवाइड कर देता है। मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट विल प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बायोटिन। लेकिन अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो बैक्टीरियल फ्लोरा आपका नष्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तब आपको बाहर से बायोटिन की जरूरत पड़ती है। Moreover, it is distributed ubiquitously in plant and animal tissue. ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये प्लांट्स में ही होता है या एनिमल्स में होता है, ये दोनों में बहुत आराम से मिलता है। और सोर्सेज हैं लिवर, ईस्ट, पीनट्स, सोयाबीन, मिल्क एंड एग yolk. They are the richest source of बायोटिन।
Recommended daily allowance are about 200 to 300 milligram will meet the daily requirement. And what is the chemistry? Biotin is heterocyclic monocarboxylic acid, sulfur containing water soluble B vitamin. Structure of the compound was worked by, जैसे पहले आपका नाम बताया जिसको नोबेल प्राइज मिला था, D.U. Vignot. It consists of two fused rings, imidazole ring and thiophene derivatives. दो rings होते हैं, दो fused होते हैं, imidazole and thiophene derivatives. This is the structure of biotin, imidazole and thiophene ring. इसकी कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोटिन में आप देखेंगे बायोसाइटिन के नाम से होता है. बायोटिन प्रेजेंट इन द लिवर एज बायोसाइटिन which is the active form of biotin. Biotin also acts as coenzyme for carboxylation reaction. In the first step, a molecule of CO2 is captured by biotin. The resulting carboxybiotin contains carboxyl group covalently attached to the nitrogen to biotin molecule. The energy required for this reaction is provided by ATP. और ATP कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस मतलब एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. In the second step, this activated carboxyl group is transferred to the substrate and a free biotinyl enzyme is regenerated. Biotin requiring CO2 fixation reaction. Number 1, acetyl-CoA carboxylase. This enzyme adds CO2 to acetyl-CoA to form malonyl-CoA. This is the rate limiting reaction in biosynthesis of fatty acid. ये rate limiting step होता है fatty acid की biosynthesis में. दूसरा, propionyl-CoA carboxylase. It is another biotin requiring enzyme. इनको biotin चाहिए होता है. तीसरा, pyruvate carboxylase. It fixes CO2 to pyruvate to form oxaloacetate. Leucine required for the conversion of beta-methyl carotenoyl CO to beta-methyl gluconyl-CoA. Now, what are the biotin of antagonist? Biotin antagonist. Evidin. अब आपको बताएं कि एग वाइट, कच्चा अंडा हमें क्यों नहीं खाना होता? कच्चे अंडे में होता है एक प्रोटीन एविडिन. Evidin is a protein present in egg white and has the great affinity to biotin. मतलब biotin का मेन काम क्या है? As the coenzyme for certain enzymes. Evidin जो कि बिल्कुल biotin से मिलता जुलता है उसकी affinity बहुत ज़्यादा होती है biotin के comparison में. Hence, intake of raw or unboiled egg may cause biotin deficiency. Biotin deficiency was experimentally produced by giving raw egg white. Therefore, biotin was originally named as anti-egg white injury factor. Biotin deficiency. Biotin deficiency may be produced by large quantity of avidin. अगर आप कच्चा अंडा ज़्यादा खा रहे हैं, एविडिन ज़्यादा है. Prolonged use of antibacterial activity. Antibacterial drug आपको बताया था गट में, आपके नॉर्मल गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोटिन काफ़ी बनाते हैं. अगर आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेंगे तो बायोटिन की सिंथेसिस रुक जाएगी. Very rarely, holocarboxylase synthetase enzyme is deficient or absent. And Leber's disease occur in the breastfed young infant with persistent diarrhea. And what are deficiency symptoms? Dermatitis,
Atrophic glossitis, atrophic glossitis, hyperesthesia, muscle pain, एनोरेक्सिया, हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, हाइपरस्थीसिया, मसल पेन। ये देखिए गंजापन आ जाता बैटिंग की कमी से, स्किन बहुत मोटी हो जाती। लीनस डिजीज, so this is all about the paradox, all about these two vitamins. See you again in the next vitamin series. Bye. चैनल में आपका स्वागत है। विटामिन की सीरीज में आज अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 के और सिनोनिम्स हैं एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल या एनिमल प्रोटीन फैक्टर और साइनोकोबालामिन। इस विटामिन B12 को इन सब और नामों से भी जाना जाता है। इसको एंटी परनीशियस अनीमिया फैक्टर कहते हैं। यह अनीमिया विटामिन B12 की कमी से जो अनीमिया होता है उसको परनीशियस अनीमिया कहते हैं, और जब हम विटामिन B12 लेते हैं तो ये अनीमिया खत्म हो सकता है। Vitamin B12 is a water soluble, heat stable and red in color. ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, हीट स्टेबल होता है, मतलब हीट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और रेड इन कलर, लाल होता है। साइनो मतलब कलर ही होता है। इट कंटेन्स 4.35% कोबाल्ट बाय वेट। इट ऑल्सो कंटेन्स 63 कार्बन, 14 nitrogen and 1 cobalt atom. 4 pyrrole rings coordinated with cobalt atom is called a Corin ring. इसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं जो कि कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। The fifth valency of cobalt is covalently linked to a substituted benzamidazole ring. This is then called cobalamin. The sixth valency of cobalt is satisfied by any of the following group: cyanide, hydroxyl, adenosyl or methyl. This is the structure of cyanocobalamin. Forms of cobalamin. Cobalamin हमें किन किन फॉर्म्स में मिलता है? Cobalamin exists in a number of different chemical forms. All have cobalt atom at the center of Corin ring. पहला cyanocobalamin. When cyanide is added at the R position, see here, ये है R position. This is R position. When cyanide is added at the R position, the molecule is called cyanocobalamin. Hydroxycobalamin. When hydroxyl group is attached at the R position, it is called hydroxycobalamin. When taken up by the cells, these groups are removed and deoxyadenosylcobalamin is formed. ठीक है, नेक्स्ट मिथाइल कोबालामीन। अब मिथाइल मतलब पता ही चल रहा है, मिथाइल ग्रुप। When the methyl group replaces adenosyl group, it is known as methyl cobalamin. This is the major form seen in blood circulation as well as cytoplasm. Recommended daily allowance. Recommended daily allowance का मतलब होता है कि पर डे हमें कितना चाहिए। Normal daily requirement is 1 to 2 microgram per day. बहुत कम चाहिए,
मतलब हर दिन हमें 1 से 2 माइक्रोग्राम ही चाहिए. During pregnancy and lactation, it is increased to 2 microgram per day. A normal Western diet contains 5 to 30 microgram of cobalamin, and adult daily losses, mainly in the urine and feces, are between 1 to 3 microgram. मतलब approximately 1% of the body store. तो ये यूरिन और फेसिस से भी इसका लॉस होता है. अब डाइटरी सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें कोबालामीन्स मिलते हैं. कोबालामीन इज सिंथेसाइज्ड solely by the microorganisms. Ruminants obtained cobalamin from foregut. Vitamin B12 is not present in vegetable, इसलिए वेजिटेरियंस को अक्सर B12 की कमी रहती है. लिवर इज द रिचेस्ट सोर्स. लिवर जो लोग कलेजी वगैरह खाते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स होता है विटामिन B12 का. मीट, फिश, एग आर गुड सोर्सेस एंड कर्ड इज ऑल्सो good source because lactobacillus can synthesize B12. lactobacillus होते हैं कर्ड में जो कि B12 की सिंथेसिस करते हैं. How vitamin B12 absorb? Two mechanisms exist for cobalamin absorption. पहला, passive absorption. Passive absorption occurring equally through the buccal, duodenal and ileal mucosa, and it is rapid but extremely inefficient. Less than 1% of an oral dose being absorbed by the process. दूसरा है active absorption. The normal physiological membrane mechanism is active. It occurs through the ileum and efficient for small oral doses of cobalamin and is mediated by gastric intrinsic factors. Intrinsic factor is produced in the gastric parietal cells of the fundus and body of stomach. Its secretion parallels that the hydrochloric acid. The intrinsic factor cobalamin complex passes to the ileum, where intrinsic factor attaches to a specific receptor which is called cubulin, Cubulin, on the microvillus membrane of erythrocyte. Cubulin with its ligand, intrinsic factor cobalamin complex is endocytosed. Endocytosed मतलब endo मतलब inside, cytosed मतलब cytosol. The cobalamin intrinsic factor complex enters ileal cell where intrinsic factor is destroyed. See here, जो चीजें बताई वो सारी चीजें इसमें आपको दी जाएंगी, आराम से आप पढ़ समझ सकते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी. जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती तो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर inadequate amount of cobalamin are absorbed, resulting in megaloblastic anemia. When the root cause of resultant megaloblastic anemia is absence of or inadequate amount of intrinsic factor, the condition is called pernicious anemia. Now, transportation. These three plasma transport proteins have been identified: transcobalamin 1 and transcobalamin 3. They are differing each other only in the carbohydrate structure, are secreted by WBCs. Although 90% of plasma vitamin B12 circulates bind to these proteins. कौन सी protein? Transcobalamin 2. Transcobalamin 2 is capable of transporting B12 into cells. In the blood, methyl B12 form is predominant.
किस फॉर्म में स्टोरेज होता है? इट इज स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स एज ADO-B12 in the combination of transcobalamin 1. Generally, B complex vitamin are not stored in the body, but B12 is an exception. मतलब B12 vitamin B complex store नहीं होते body में, पर B12 इसका exception है. Whole liver contain about 2 to 5 milligram of B12. अच्छा खासा amount liver में store रहता है. Which is the sufficient for requirement for 2 to 3 years, जो कि 2 से 3 साल के लिए sufficient होता है. So B12 deficiency is seen only years after gastrectomy. What are biochemical functions? B12 plays a vital role in the catabolism of odd chain fatty acid, threonine, methionine, branch chain amino acid, isoleucine and valine. The degradation of each of these compounds produces same metabolic propionyl metabolite, which is propionyl CoA. Role of vitamin B12 in DNA synthesis. Here you can see that DUMP, deoxyurydyl monophosphate, deoxyurydyl monophosphate in the presence of thymidine synthase and forms tetrahydrofluoride, जहाँ से सीरीन कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में और DTMP बनता है, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट. मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है? The cause of megaloblastic anemia seen in strict vegetarian is attributed to the effect of B12 deficiency in DNA synthesis, specifically the thymidylate synthesis reaction which converts DUMP and DTMP. Inadequate DTMP restrict DNA but not RNA synthesis, leading to the appearance of large erythroid cells with small nuclei containing a high ratio of RNA to DNA. These cells are removed from circulation, thus stimulating erythrogenesis and giving rise to anemia with an elevated presence of megaloblastic anemia. यहाँ पे देखिए होमोसिस्टीन is converted into methionine by the help of methylcobalamin B12 and N5-methyl THF which is converting into THF. इसका मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन के साथ बाइंड करके मिथ्योनिन बना लेता है. This is called as folate trap. Vitamin B12 deficiency leads to impairment of methionine synthase, resulting in the accumulation of homocysteine and N5-methyl tetrahydrofolate. This folate is trapped as N5-methyl tetrahydrofolate, diminishing the level of N5 and 10-methylene tetrahydrofolate. N5 and 10-methylene tetrahydrofluorate is also requiring for the methylation of DUMP. DUMP मतलब deoxyuridine monophosphate to deoxythymidylate. Monophosphate. Thus, its deficiency slowed down DNA synthesis due to low level of DTMP. Non-availability of deoxyribonucleotides. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो कौन कौन सी चीजें आपको दिखेंगी? एडल्ट पर्नीशियस एनीमिया, म्यूकोसल एट्रोफी ऑफ द स्टमक, ग्लोसाइटिस, हाइपर segmented neutrophils, stomatitis, pharyngitis, achlorhydria and
folate trap. Deficiency manifestation may damage to nervous system, subacute combined degeneration, demyelination and neural death. Mild deficiency may cause depression, confusion and less alertness. We have deficiency manifestation. Here, peripheral blood smear showing hypersegmented neutrophils, which are the characteristics of megaloblastic anemia. See. Causes of vitamin B12 deficiency. क्या क्या कारण होते हैं vitamin B12 की deficiency से? Nutritional cause. Vitamin B12 deficiency is very common in India, especially among vegetarian of low socio-economic group, जो कि नॉर्मल सब्जी वगैरह खाते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी इनकम नहीं होती और वो उनका जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है और स्पेशली वो वेजिटेरियंस होते हैं. द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 इन वेजिटेरियन डाइट इज कर्ड या मिल्क एंड लोअर इनकम ग्रुप में नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. Causes of B12 deficiency may be decrease in the absorption, decreased production of intrinsic factor, elderly people, pernicious anemia, gastric atrophy, fish tapeworm, pregnancy and inherited defect. And what are the treatment? If megaloblastic anemia is treated with folic acid alone, the anemia may improve, but associated nervous lesions are aggravated. Hence, all macrocytic anemias are generally treated with folate and vitamin B12. Folate और vitamin B12 दोनों का ही treatment किया जाता है. Therapeutic doses of B12 is 100 to 1000 microgram by intramuscular injection. This is all about of vitamin B12. कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट. सी यू अगेन.